आरुष मुंदड़ा, हाँ सर. पढ़ना चालू कर। From pledge by non-owners. Ordinarily, owner of the goods, any person authorized by him can pledge the goods, but certain exceptions were pledges made by persons not the actual owners of the goods, but in whose possession of the goods have been left are valid. देखो, बेसिकली तो क्या होता है, ओनर ऑफ द गुड्स ही गुड्स को प्लेज कर सकते हैं, या फिर उन्होंने किसी को ऑथराइज किया है, यानी कि उनके एजेंट, ऑथराइज पर्सन या एजेंट बोल लो, जो इस मामले में ऑथराइज्ड है, वो ही गुड्स को प्लेज कर सकते हैं, किसी के पास में गिरवी रख सकते हैं। लेकिन सर, देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर प्लेजेस मेड बाय पर्संस नॉट एक्चुअल ओनर्स ऑफ द गुड्स बट इन whose possession the goods have been left are valid। सर, कई बार जिनके पोजेशन में गुड्स को दे दिया जाता है वो भी उसको प्लेज करते हैं, तो भी वो किसी के पास में प्लेज कर दिया तो भी वो वैलिड होगा। ठीक है, वही सिचुएशंस अपने को पढ़नी है और ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है प्लेज बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। सर, मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है यार? मर्केंटाइल एजेंट, आप लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक है। मर्केंटाइल एजेंट वो बंदा होता है जिसको आप डे टू डे बिजनेस में, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आप लोग अपॉइंट करते हैं, कुछ आपके बिहाफ पे जो सामान बेचने का, सामान खरीदने का, इन सब चीजों का व्यवहार करता है आपके एजेंट के तौर पे। मर्चेंट, मर्केंटाइल एजेंट में एक वर्ड मर्केंट, मर्चेंट है ना। मर्चेंट कौन होता है? जो पुराने टाइम में सामान को खरीदता और बेचता था, गेहूं को, धान को, तो मर्केंटाइल एजेंट। ओके सर, मर्केंटाइल एजेंट आपके बिहाफ पे, यदि किसी को पता पड़ता है थर्ड पार्टी को कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपना मर्केंटाइल एजेंट अपॉइंट किया, यानी कि जो माल है उससे रिलेटेड ये सारे काम कर सकता है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, खरीदना, बेचना, किसी को ट्रांसफर के लिए सौंप देना, ये सारे काम कर सकता है। तो सर, यदि मर्केंटाइल एजेंट ने, मर्केंटाइल एजेंट हिमसेल्फ इज नॉट द ओनर, उसने यदि गुड्स को किसी के पास में प्लेज किया है, सो although he is not the owner, pledge will be considered as a valid, pledge will be considered as valid pledge। ठीक है, वो बिल्कुल सही माना जाएगा। एक बार पढ़ लो इसको, और भी डिटेल्स हैं, एक बार पढ़ लो। पढ़ूं मैं? हाँ जी। हाँ. Pledged by mercantile agent, section 178. Mercantile agent who is in possession of goods or document of title to goods with the consent of owner can pledge them while acting in the ordinary course of business as a mercantile agent. Such pledge shall be valid as if were made with the authority of the of owner of goods, provided pawnee acted in good faith and had no notice that pawner has no authority to pledge. देख लो सर, मर्केंटाइल एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दो एंगल से समझो। मर्केंटाइल एजेंट जो है, यदि मिस्टर एक्स ने अपना एक मर्केंटाइल एजेंट अपॉइंट किया, अब समझना, मेन बात अब आ रही है। तो सर, इसको, इसके पास में या तो वो गुड्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैं, यानी कि जमीन, ये चीजों के कागज हैं जिनसे उनकी ओनरशिप प्रूफ हो जाती है कि ओनरशिप, मतलब वो कागज जिसके पास में होएगा ना, वो मान लिया जाएगा कि वो इज दी ओनर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जिसके पास में भी है। ठीक है सर, अब देखो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डिटेल में सोगा में आएगा, पर एक मैं आपको यहाँ मतलब समझा देता हूँ। मिस्टर ए ने गुड्स को शिप में चढ़ाया, शिप वाले ने उनको एक पावती दी, रिसिप्ट दी, कि जो भी मुझे रिसिप्ट दिखाएगा मैं उसको माल हैंडल कर दूंगा, माल हैंडओवर कर दूंगा डेस्टिनेशन पे। दैट रिसिप्ट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या तुमको ये बात समझ में आ गई? दैट रिसिप्ट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। उसके कारण सामने वाली पार्टी को, जिसके पास में भी वो है, वो उसको गुड्स का कंट्रोल मिल जाएगा। तो यदि मर्केंटाइल एजेंट के पास में ओरिजिनली फिजिकल गुड्स का पोजीशन है, या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, जिसको देख के मिस्टर एक्स ने, चाहे गुड्स देख के चाहे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स देख के, मिस्टर एक्स के गुड्स को मिस्टर वाई ने अपने पास में प्लेज रखवा लिया कि हाँ ठीक है, गुड्स तो है ना, गुड्स मेरे पास में रख रहा है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मेरे पास में रख रहा है, तो इनको देख के मिस्टर वाई ने
उस गुड्स को या उन गुड्स के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स को अपने पास में प्लेज रख लिया, सर गिरवी रख लिया, गुड फेथ में रख लिया। उनको ये नहीं पता था कि मालिक नहीं है, मालिक तो कोई और है, पीछे ये ऐसे काम कर रहा है, तो भी वो बिल्कुल वैलिड प्लेज कहलाएगा, वो बिल्कुल वैलिड प्लेज कहलाएगा, प्रोवाइडेड मिस्टर वाई हैज एक्टेड इन गुड फेथ। यदि मर्केंटाइल एजेंट के ने अपने एक दोस्त को तैयार किया, सांठ गांठ कर लिया कि देख गुड्स मेरे कब्जे में है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मेरे कब्जे में है, तू ऐसा बोल देना कि तुझे कुछ पता नहीं था, कॉनिवेंस कर ले मेरे साथ में, सांठ गांठ कर ले, और अपन बोल देंगे कि मैंने तेरे पास प्लेज कर दिया, ये कुछ कर नहीं पाएगा। तो फिर क्या ये गुड फेथ में कर रहे हैं ये सब काम? नहीं सर, गुड फेथ में नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस प्लेज का कोई मतलब नहीं है। प्लेज कभी भी ओरिजिनल ओनर के द्वारा कैंसिल कराया जा सकता है। तो मर्केंटाइल एजेंट पहला तरीका, खुद खुद गुड्स का मालिक नहीं है, या तो गुड्स इसके पास में या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इसके पास में, जिसको दिखा के मिस्टर वाई के पास में उसने गुड्स को प्लेज कर दिया, और वाई ने भी गुड फेथ में कर दिया, उसके पीछे बैकग्राउंड की कहानी पता नहीं थी, तो वो वैलिड प्लेज होगा। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, सर मिस्टर एक्स ने अपना एक मर्केंटाइल एजेंट अपॉइंट किया, जिसने सही में एजेंट के तौर पे बता के कि मैं एजेंट हूं, और मिस्टर वाई के साथ में या तो गुड्स या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स से वो गिरवी रख दिया। ओके सर, समझने की बात है कि यदि मिस्टर एक्स खुद इसको एजेंट के तौर पे बोल रहे कि जाके मेरे गुड्स को किसी के पास में गिरवी रख के आ जा वैलिड तरीके से एकदम, फिर तो प्रॉब्लम ही क्या है? तो चाहे सही तरीके से रखा हो चाहे इस तरीके से रखा हो, वो प्लेज हमेशा वैलिड ही रहेगी। बात समझ में आ गई? यस सर। एक जगह गड़बड़ हो सकती है, जब मिस्टर वाई ने गुड फेथ में काम नहीं किया, मर्केंटाइल एजेंट के साथ में कॉनिवेंस में काम किया। कॉनिवेंस मतलब साठ गांठ में, गड़बड़ झाले के लिए काम किया, तब। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आरुष बोल क्या हुआ? यार वापस बताओ कि मर्केंटाइल एजेंट होता कौन है? एजेंट जो तेरे लिए ऑर्डर मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस में डीलिंग करेगा, उसको मर्केंटाइल एजेंट क्यों बोलते हैं? एजेंट को मैं तेरे को बताता हूँ। तुम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हो? बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज जनरली जब तुम कॉलेज में जाओगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कॉलेज में, तो तुम्हारे या तो फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट आएगा बिजनेस लॉज, या फिर एक सब्जेक्ट आएगा मर्केंटाइल लॉज। ठीक है, दोनों एक ही चीज को बोलते हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड लॉज को ही मर्केंटाइल लॉज बोलते हैं, जहां आपको फर्स्ट ईयर में लॉ के सब्जेक्ट में कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना पड़ सकता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना पड़ सकता है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है, एलएलबी एक्ट पढ़ना पड़ सकता है। सर ये सब क्या है? बिजनेस से रिलेटेड कानून है ना, कंपनी खोलनी हुई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट खोल, मतलब चीजें खरीदनी बेचनी हुई, पार्टनरशिप बनानी हुई, कॉन्ट्रैक्ट बनाना हुआ। तो सर पुराने टाइम में ये सब काम किसको करने की जरूरत पड़ती थी? सर मर्चेंट्स को पड़ती थी। मर्चेंट्स कौन होते थे? जो चीजों को खरीदते और बेचते थे, जैसे गेहूं, सामान, मिर्ची, धान, ठीक है, ये सब। तो इसलिए मर्केंटाइल एजेंट कौन सर? जो इन सब बिजनेस के कामों के लिए आपने जिसको अपना एजेंट अपॉइंट, दैट इज। ठीक है, आज भी मर्केंटाइल एजेंट जैसे चल रहा है एजेंट ही। समझ गए? हाँ, तो सर जब वो प्लेज कर रहा था गुड्स, वो खुद के काम से कर रहा था कि उसके प्रिंसिपल के काम से कर रहा था? किसी भी नाम से करे, हमको क्या फर्क पड़ता है। पहले वाले एग्जाम्पल, नहीं, पहले वो वाले खुद के काम के लिए कर रहा था कि अपने प्रिंसिपल के काम के लिए कर रहा था? खुद के काम के लिए कर रहा था ना? देखो, सेकंड वाले एग्जाम्पल, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जहां पर एक्स ने वाई को, एक्स ने किसी को मर्केंटाइल एजेंट जैसे अपॉइंट किया, उसने बताया ही नहीं कि गुड्स किसका है, और सीधा किसी के पास में प्लेज कर दिया, और अगले वाले ने भी गुड फेथ में खरीद लिया, ये गुड फेथ में प्लेजिंग कर दी। सर बताया ही नहीं तो भी वो वैलिड प्लेज होगी। हमारा पॉइंट ये है, खुद का काम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, और दूसरे काम में बता के किया तो भी वैलिड है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, एजेंट के तौर पे किया बस। पॉइंट क्या है कि एजेंट खुद मालिक होता है क्या? नहीं सर। तो एजेंट ने यदि कोई किसी के पास में चीज प्लेज कर दी, तो इट विल बी अ प्लेज बाय अ नॉन ओनर, देन ऑल्सो इट इज वैलिड, इज द पॉइंट। ठीक है, बट सांठ गांठ करके कर रहे हो तो फिर गलत बात है। चलिए,
प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, थोड़ा सा समझना। पढ़ूं? हाँ नहीं सर। सब मैं तेरे प्लेज बाय पर्सन। अरे रुक जा भाई। एक्स ने वाई को थप्पड़ लगाए 4-5 और इससे जबरदस्ती इसकी मोटरसाइकिल ले ली थोड़े से पेमेंट करने के बाद में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा और तेरे को अपनी मोटरसाइकिल मेरे को देनी है, खरीद ली। ओके सर, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि सर ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि ये कोअर्जन से बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ध्यान है ना, ये चारों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना। यस सर। तो सर अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाई के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, ये चाहे तो आगे बढ़े चाहे तो रिसेंट करा सकता है। ये सर, रिसेंट कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा कि सर कोर्ट में जाना पड़ेगा? कोई अपनी मर्जी से घोषणा करके रिसेंट तो कर नहीं सकता, कोर्ट में जाना पड़ेगा। सर जब तक कोर्ट पहुंचेगा तब तक ये सामान किसके पास में है? मोटरसाइकिल सर जिसने कोर्जन एक्सरसाइज किया है मिस्टर एक्स उसके पास में। मिस्टर एक्स ने ये कोर्ट में जाए उससे पहले या कोर्ट पहुंच के कार्रवाई अभी चालू नहीं हो पाई है उससे पहले ये सामान मिस्टर जेड को बेच दिया है। बिकॉज मिस्टर एक्स इज अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर एक्स इज अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ दोज गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और जब तक उसको रिसेंट कराने की कार्रवाई नहीं की जाए तब तक उसने मिस्टर जेड को ये सामान बेच दिया। यस सर। मिस्टर जेड ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस्टर जेड ने गुड फेथ में खरीदा ये माल। उनको नहीं पता था कि बैकड्रॉप में ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो खरीदा या प्लेज किया कुछ भी बोल लो, मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड के पास में प्लेज कर दिया तो भी ये वैलिड प्लेज होगा। इस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, इसके पास में आया तो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है पर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो एक तरीके से ये नॉन ओनर ही समझ लो, क्योंकि सामने वाला उसको कैंसिल कराने के लिए भी आगे बढ़ रहा है। जितने इसने कहा चलो फटाफट भेज देता हूँ वो मेरे पे केस डाल भी देगा। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किस चीज का होगा, सामान तो जा चुका होगा। तो जरूरी बात क्या है, मिस्टर जेड ने भी गुड फेथ में उसको अपने पास में प्लेज कर लिया तो ये वैलिड प्लेज होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि सर मिस्टर जेड ने यदि गुड फेथ में नहीं, मिस्टर एक्स का दोस्त बन के उसकी मदद करने के लिए उनके साथ सांठगांठ करके ये सब किया है, तो ये वैलिड प्लेज नहीं होगा। तो फिर तो मिस्टर वाई फिर भी जीत जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी एक्शन लेना सीखो। प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 178 ए। नाउ सेक्शन में कैपिटल ए आ रहा है, कैपिटल ए का मतलब 178 और 179 के बीच में इसे बाद में घुसाया गया जरूरत महसूस करते हुए 178 ए। ठीक है, समझ में आया रहे सब जनों को? यस सर। दिशी? यस सर। श्रेया बियानी? हाँ सर, अभी मेरे को 5-7 दिन थोड़ा ज्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा, फिर आपको एक छोटा घुमाना पड़ेगा, फिर वापस अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ भाई इसको। हाँ, pledged by a person in possession under voidable contract, section 178A. When Pawnee has obtained possession of goods pledged by him under a voidable contract under section 19 or 19A, where contracts where consent has been obtained by fraud, coercion, misrepresentation, or undue influence, but the contract has not yet been rescinded by, at the time of the pledge, the pawnee acquires a good title to the goods, provided he acts in good faith and without notice of the pawner's defect or of title. ठीक है, ये वैलिड प्लेज है और उसको भी गुड टाइटल मिल जाएगा। यदि वो प्लेज का पैसा वापस नहीं चुकाया जाता है तो उसको गुड टाइटल मिलेगा। इनफैक्ट ये चीज तो मैंने आपको वहां पर कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक ये टॉपिक आया था कि जहां पर इन चारों के बावजूद भी, कोर्जन या अंडर इन्फ्लुएंस फॉर एग्जाम्पल, इनके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है इफ सेम सिचुएशन, एक्स को थप्पड़ लगा के वाई ने उसकी मोटरसाइकिल ले ली 5,000 रुपए में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है। ये अब इसको रिसेंट करा है, उससे पहले वाई ने जेड को बेच दिया, जेड ने गुड फेथ में खरीद लिया, तो सर इसको अच्छा टाइटल मिलेगा। इसको पता नहीं था पीछे ऐसा कुछ है, तो फिर सर अब एक्स क्या इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंट करा सकता है? सर करा के कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल वाई से डैमेजेस ले सकता है। ठीक है, वहां पर भी मैंने आपको पढ़ाया था ये बात। ठीक है, तो वही चीज, सेम चीज प्लेज में भी लागू हो रही है। ठीक है,
So the Pavni acquires a good title to the goods provided he acted in good faith and without notice of the Pavner's defect in the title. Who's the Pavner here? Sir, ये आदमी जिसने थप्पड़ लगा के ले लिया था, he is the Pavner, ये pledge कर रहा है and he is the Pavni. ठीक है, तो he acquires, this is a valid pledge provided he has Pavni has acted in good faith. चलिए next. Point number C, pledge by a non-owner. पढ़ भाई. कहाँ चला गया? आ गया, मेरा नेटवर्क खराब हो गया था. Point number C पढ़. Pledge where pawnbroker has only a limited interest, section 179. When a person pledges goods in which he has only a limited interest, that is, pawnbroker is not the absolute owner of goods, the pledge is valid to the extent of that interest. Example, A pledges his jewelry worth rupees 1 lakh with B for an advance of rupees 70,000. B pledges the same for rupees 90,000 with C. Now this pledge is valid up to rupees 70,000 plus interest due thereon. ये थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट है सर. आपका इंटरेस्ट जितने लिमिट तक है, 100% इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में. जितने लिमिट तक आपका इंटरेस्ट है ना, उस लिमिट तक के ही लिए ही प्लेज वैलिड रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, प्लेज वेयर पार्टनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, वेयर अ पर्सन pledges goods in which he has only a limited interest. That is, Pavner is not the absolute owner of the goods. The pledge is valid to the extent of that interest. कैसे? ए ने अपनी ज्वेलरी बी के पास में प्लेज करी. यस सर. ए ने अपनी ज्वेलरी, ए pledges his jewelry worth rupees 1 lakh with B for an advance of rupees 70,000. 70,000 रुपए. ज्वेलरी कितने की थी सर? 1 लाख रुपए कीमत की. ज्वेलरी कितने की थी सर? 70,000 रुपए. ज्वेलरी के पीछे पैसे कितने दिए इसको? उधार कितना दिया? 70,000 रुपए. ठीक है सर. तो वो 1 लाख रुपए की ज्वेलरी इसके पास में पड़ी हुई है. ओके. बी को फर्दर जरूरत पड़ी तो बी ने क्या किया कि बी प्लेजेस द सेम फॉर रुपीज 90,000 विद सी. बी ने ये सेम ज्वेलरी सी के साथ में प्लेज कर दी फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 90,000. तेरा खुद का कितना इंटरेस्ट है इसमें कि सर 70,000 रुपीज जो एडवांस दिया था प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट ड्यू हो गया हो, उससे ज्यादा तेरा इंटरेस्ट नहीं है. तो ये प्लेज 70,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट जितनी ही वैलिड रहेगी. सर वैलिड तो है, बी ने सी के साथ में ये सेम चीज प्लेज कर दी, तो सर वैलिड तो है, लेकिन कितने अमाउंट तक के लिए? 70,000 रुपए प्लस उस पर जो भी इंटरेस्ट ड्यू हो उतने रुपए के लिए ही वैलिड है. सो पावनर का खुद का, अब सेकंड, पहला प्लेज यहां हो गया, सेकंड प्लेज यहां हो गया. सेकंड प्लेज के लिए ये पावनर हो गया और ये पावनी हो गया. यस सर. तो जितना पावनर का खुद का इंटरेस्ट है उससे ज्यादा के लिए प्लेज कभी भी वैलिड नहीं होगा. नाउ दिस प्लेज इज वैलिड अप टू 70,000 प्लस इंटरेस्ट ड्यू देयर अपॉन. ठीक है सर. नेक्स्ट, इसी चीज से जुड़ता जुड़ता एक पॉइंट है, इसके जैसा ही इसको सपोर्ट करता हुआ एक पॉइंट है, pledge by a co-owner in a possession. सर मान लो एक कोई चीज है जिसके 3 जने को ओनर हैं. एक है दिशी अग्रवाल, एक है श्रेया कर्नावट और एक है हमारी बियानी. ठीक है, ये तीनों जनों ने मिलके कोई एक चीज खरीदी है. फॉर एग्जाम्पल एक कार खरीदी है. यस सर. तीनों ने 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3.5 लाख रुपए डाले बरोबर बरोबर और 10 लाख रुपए की एक कार खरीदी की. इससे आया जाया करेंगे अपन तो. ठीक है. अब कार कोई 3 टुकड़े करके तो रात को तीनों के घर नहीं रखी जा सकती, तो सबकी सहमति से कार को बियानी के घर पे रखा जाता था रात को. ठीक है. सो पॉइंट क्या है? प्लेज बाय अ को ओनर इन पोजेशन. इजंट बियानी द को ओनर इन पोजेशन ऑफ दोज गुड्स? यस सर. रात को इसके पोजेशन में आ जाते हैं ना. सो शी इज द को ओनर इन पोजेशन. मुंद्रा पढ़ भाई. Pledged by a co-owner in possession, where goods are owned by many persons and with the consent of other owners, the goods are left in the possession of one of the co-owners. Such a co-owner may make a valid pledge of the goods in his possession. ठीक है. ये अब बियानी की एक रात को अपने पिताजी से है ना लड़ाई हो गई और दिमाग खराब हो गया, तो बियानी ने जाके कार उठाई, जाके किसी मिस्टर एक्स के पास में प्लेज करके आ गई. हाँ ये ले, रख ले कार. ठीक है, उधार पे रख ले, मेरे को पैसे की जरूरत है. तो प्लेज करके आ गई. तो सर
क्या ये वैलिड प्लेज है? यस सर, ये वैलिड प्लेज है, ये बिल्कुल वैलिड प्लेज है। ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि 100% इसका नहीं था, वो नहीं था सर, पर प्लेज तो वैलिड है। यही चीज मैंने आपको वहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक चैप्टर पढ़ा था अपन ने, जॉइंट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जॉइंट प्रोमिसर्स और ये सब होते हैं ना, जॉइंट ओनर्स और ये सब, ये भी पढ़ा था अपन ने ये सब। तो एक्स वाई और जेड तीन जनों का मिलके एक गुड्स को ओनरशिप थी। सब जनों के कंसेंट से वो गुड जेड के पास में पड़ा रहता था, और जेड ने यदि वो माल अकेले ने जाके ए को बेच दिया तो ये वैलिड सेल होता था या नहीं होता था? यस सर, ये वैलिड सेल कहलाता था। ठीक है। ये बेचारे को गुड फेथ में एक्ट करना होता था, उसको पता नहीं था बैकड्रॉप में ऐसा कुछ चल रहा है। तो अब वही चीज प्लेज के लिए भी अपन रख रहे हैं। एक्स वाई और जेड तीनों को ओनर्स थे, सबके कंसेंट से वो माल जेड के पास में पड़ा रहता था। यदि जेड ने किसी मिस्टर ए के पास में उस गुड्स को प्लेज कर दिया और ए भी गुड फेथ में उस चीज को अपने पास प्लेज करवा रहा है, सर ये वैलिड प्लेज होगी, ये बिल्कुल वैलिड प्लेज होगी। ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजेशन। एक बार पढ़ इसको फिर समझाता हूँ। A seller, pledged by a seller or buyer in possession, a seller in whose possession the goods have been left after sale, or a buyer who, with the consent of the seller, obtains possession of the goods before sale, can make a valid pledge, provided the pawnee acts in good faith and he has no knowledge of the defect in title of the pawner. सेम पॉइंट वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मैंने पढ़ाया था, प्लेज बाय सेलर और बाय, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आएंगे, तुम लोग को ध्यान पड़ जाएगा, मेनली सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएंगे ये। सेल बाय अ नॉन ओनर करके एक टॉपिक आता है, वहां पर पूरा एक ऐसा टॉपिक आएगा, सेल बाय अ नॉन ओनर। तो ये प्लेज बाय अ नॉन ओनर, उसी पॉइंट्स को यहाँ पर प्लेज के तौर पर रिपीट किया जा रहा है। ठीक है। प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजेशन, a seller in whose possession the goods have been left after sale। समझो क्या सिचुएशन हो रही है। मान लो, मान लो हमारा 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 हार्दिक है। मान लो हमारा हार्दिक है, हार्दिक मुंबई में नहीं रहता है, हार्दिक इंदौर में रहता है। यस सर। इंदौर से ये हर तीसरे चौथे महीने मुंबई आता है अपनी शॉप के लिए परचेजिंग करने के लिए, कालबा देवी वगैरह जाता है, और वहां पर जो भी अपनी शॉप्स के लिए स्टेशनरी से लेके सारे आइटम्स चाहिए वो खरीदता है, और फिर मुंबई इंदौर जाके उसको बेच देता है। तो हर 2-3 महीने में इसका एक ऐसा चक्कर लगता है। सर प्रोसेस क्या रहता है कि हार्दिक ने मुंबई में मिस्टर एक्स से कुछ उसकी शॉप से माल खरीदा। ठीक है। बोला ये पेमेंट पकड़ो, ये माल मेरा है। अब ये माल को आपकी ही शॉप पे रहने दो, पैकेट बना दो मेरे वास्ते, एक इस माल को आपकी शॉप पे रहने दो। अभी मुझे एक आध दिन और कालवा देवी में मार्केट में दूसरी शॉप से भी परचेजिंग करनी है, सब एक साथ लेके जाऊंगा। ऐसा मैं पूरे दिन इसको लेके घूम नहीं सकता मेरे साथ में इस माल को। ठीक है। तो ये जनरली प्रैक्टिस भी यही होती है कि माल आपके पास में रहने दो। ठीक है। अब ये जो ओरिजिनल सेलर थे मिस्टर एक्स, इन्होंने माल हार्दिक को तो बेच दिया, बट दिस सेलर इज स्टिल इन पोजेशन ऑफ दोज गुड्स और नॉट? दिस सेलर इज स्टिल इन पोजेशन ऑफ दोज गुड्स और नॉट? यस सर। सेकेंडली मिस्टर वाई आए इसकी शॉप पे सेम माल खरीदने के लिए बोला, तो सर मिस्टर एक्स ने यदि इनको बेच दिया वही बेचा हुआ माल, तो मिस्टर वाई जो न्यू बायर है इनका टाइटल या इनकी ओनरशिप ज्यादा अच्छी मानी जाती है अंडर द सेल ऑफ गुड्स है। तो फिर सर हार्दिक क्या करेगा? हार्दिक ज्यादा में ज्यादा या तो वैसे ही दूसरा माल ले जाएगा या डैमेजेस ले जाएगा। मिस्टर वाई गुड फेथ में खरीद रहे हैं माल, उनको नहीं पता था कि बैकड्रॉप में ऐसा कुछ माल पहले ही बिक चुका है। सर अब इतनी सी बात समझो कि मान लो हमारी दिशी है, वो किसी फर्नीचर के शोरूम पे गई, फर्नीचर के शोरूम पे गई, उसको एक टेबल और चेयर पसंद आया था, उसने वो खरीद लिया, बोला कि कल डिलीवरी कर देना। ओके, फर्नीचर आने का, ओके नो प्रॉब्लम। माल बिकने के बाद में भी अभी तक फर्नीचर वाले की पड़ा है। सडनली उसी शॉप पे बाद में श्रेया बियानी पहुंचती, सेम टेबल चेयर का सेट पसंद करती है, बोलती है भिजवा देना। क्या श्रेया बियानी को सपने आएंगे कि ये बिका हुआ माल है? नहीं सर, मैं तो वहां पर जाके एक फर्नीचर के ही शोरूम पे जाके वो एक फर्नीचर की टेबल चेयर पसंद कर रही है,
तो इसने तो गुड फेथ में किया, इसको पता नहीं था ये सब पहले बिका हुआ, उसके पास शक करने का कोई रीजन भी नहीं था सेकंड बायर के पास में। तो सेकंड बायर वुड एक्वायर अ गुड टाइटल ओवर द फर्स्ट बायर। नो डाउट फर्स्ट बायर के साथ में नाइंसाफी हो रही है, पर कानून यही बोलता है कि सेकंड बायर वुड एक्वायर अ गुड टाइटल। तो ये तो हो गई सेल ऑफ गुड्स एट की बात, सेल बाय नॉन ओनर। सेल बाय पर्सन, अब फर्नीचर ओनर ने जब पहली बार माल इसको बेच दिया तो ही इज अ नॉन ओनर ना। अब फर्नीचर ओनर तो नॉन ओनर हो चुका है उसका, फर्नीचर शोरूम वाला। तो भी ये अच्छा टाइटल दे रहा है इसको, श्रेया बियानी को। इसी सेम तर्ज पे ये प्लेज वाला ले लो कि सर देखो क्या पॉइंट लिखा हुआ है, अ सेलर इन हुज पोजीशन द गुड्स हैव बीन लेफ्ट आफ्टर सेल। एग्जैक्टली वही पॉइंट आ गया कि सर बिकने के बाद में भी अभी तक माल उसके पोजीशन में ही पड़ा हुआ है। और अ बायर who with the consent of the seller obtains possession of the goods before sale। बिफोर सेल का मतलब होता है, कई बार क्या होता है, ओनरशिप अभी तक सेलर से बायर के पास में, सेल का मतलब है ओनरशिप अभी तक सेलर से बायर के पास में नहीं आई है, पर पोजेशन पहले ही उस गुड्स का आ चुका है। ऐसा भी कई बार हो जाता है। अच्छा तू माल ले जा, बाद में खरीद लेना यार, देख लेंगे, ठीक है। तो सर कई बार सेल के बाद में भी सेलर के पास में पोजीशन रह जाता है, और कई बार सेल नहीं हो तो भी बायर को पोजीशन मिल जाता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं, ठीक है। Can make a valid pledge provided the Pavni acts in good faith and he has no knowledge of the defect of title of the Pavner। सर सेलर जिसने ऑलरेडी बायर को माल की ओनरशिप दी है पर माल अभी तक इसके पास में पड़ा है, वो भी वैलिड प्लेज बना सकता है, प्रोवाइडेड जिसके पास में प्लेज किया है वो गुड फेथ में उसने काम किया, उसको ये सब बातों का ध्यान नहीं था। और बायर जिसके पास में अभी तक माल तो आ गया है लेकिन ओनरशिप नहीं आई है, प्रोबेबल बायर, ठीक है, उसने भी गुड्स को दिखा के यदि किसी के पास में प्लेज कर दिया तो भी वो वैलिड प्लेज होगी, प्रोवाइडेड द प्लेजी इज एक्टिंग इन गुड फेथ। ठीक है, उसको बैकड्रॉप का पता नहीं तो ये वैलिड प्लेज होगा, ठीक है। सेलर भी नॉन ओनर था फर्स्ट एग्जांपल में, और सेकंड एग्जांपल में बायर को भी अभी तक ओनरशिप नहीं मिली, तो भी गुड्स कर सकते हैं क्या सर? कर सकते हैं, वैलिड प्लेज होगा, बिल्कुल वैलिड प्लेज होगा, ठीक है। एग्जाम में इस पे आज दिन तक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आए हैं 5-6 पॉइंट्स पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी नहीं आया। प्रैक्टिकल आए तो भैया ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया? सेल बाय अ नॉन ओनर, सॉरी सेल क्या, प्लेज बाय अ नॉन ओनर, यस सर, सेल बाय अ नॉन ओनर का टॉपिक ऐसा का ऐसा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा, ठीक है, यस सर। आ जाओ आगे, ये अभी धीमे धीमे कैसे आ रहे हैं रे लोग। हार्दिक शर्मा पहले तू लेट आया, उसके बाद में और कौन लेट आया है? हम्म, कविश, हाँ कौन सर। लेट आया भाई? किसी को डाउट तो नहीं है? राघव काबरा, हाँ जी आप लेट आए सर। क्या आज? हाँ सर। क्यों भाई, आज का कहाँ जाके पास्ता चाउमीन बना रहा था तू? अरे कहीं नहीं सर, हम्म, लैपटॉप स्टार्ट कर रहा था इतने में 5 मिनट लेट हो। ओहो, ठीक है भाई, चलो सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो एक बार।